हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भाई कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी, तीनों चीजें हम एक साथ देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि तीनों चीजों से कैसे कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क को एक्सप्लेन करते हैं कि कहते हैं कि वर्क जो है, परिभाषा क्या है वर्क की, कि कोई भी बल किसी भी वस्तु पर जब लगता है, बल का मतलब एफ, बल का मतलब एफ, तो उस वस्तु को विस्थापित कर देता है। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। तो उस स्थिति को कार्य कहते हैं। तो उस स्थिति को कार्य कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि कार्य जो है W, बल जो है F और विस्थापन जो है D, इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा फॉर्मूला बनता है कि W इज इक्वल टू FD। ठीक है, लेकिन अगर बल और विस्थापन के बीच का एंगल देखा जाए तो वो भी यहां पर मैटर करता है। कह रहे हैं कि बीच कुछ कोण हो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD cos थीटा। ठीक है, अब इसको बताना क्यों जरूरी था cos थीटा को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर हो जाता। परपेंडिकुलर का मतलब सीधा 90 डिग्री का एंगल, ऐसा वाला 90 डिग्री, ये वाला जब एंगल बन जाता है किस किस के बीच में, बल और विस्थापन यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारा किया गया कार्य शून्य होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे कुली के द्वारा किया गया कार्य। कुली जो था, अगर वो कोई कार्य करेगा, जैसे कि हमारा सामान स्टेशन पर, हमारा सामान हमारे बैग्स उठा के उसने सिर पे रखे एंड वो चलने लगा। ठीक है, हमारा बैग उठाया चलने लगा, तो उनके वो कह रहे हैं कि बल यानी उसका फोर्स और डी मतलब विस्थापन, उनके बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर हुआ यानी कि 90 डिग्री हुआ, तो जो कुली के द्वारा किया गया काम है वो जीरो होगा। कुली के द्वारा जो किया गया काम है वो जीरो होगा। अब कुली अगर जमीन पे चल रहा है, सड़क पे चल रहा है, देन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तब तो ये बात ठीक है। लेकिन कुली जो था वो अचानक से सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। क्या हुआ, सीढ़ियों पे चढ़ने लगा, तो तब उस कंडीशन में बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180। कितना बनेगा, 180। तो यहां पे क्या हुआ कि जब ये एंगल 180 हुआ तो यहां देखो किया गया कार्य किया है। आपको ऋणात्मक है धनात्मक है वो हम बाद की बात करेंगे, लेकिन किया गया कार्य है। ठीक है, तो यहां से हम ये साबित करते हैं कि जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो किया गया कार्य जीरो होगा, और जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंगल होगी तो किया गया कार्य जीरो यानी शून्य होगा। तो हमारी वर्क से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपके फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है ना। फॉर्मूले में F क्या है, D क्या है, W क्या है, तो कार्य पढ़ रहे हैं, कार्य W है, F क्या है, फोर्स है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, एंड cos थीटा क्या है बच्चा, cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट से क्वेश्चन पूछ लेता है तो सिंपल सा यूनिट बता सकते हैं कि मैम इसका यूनिट क्या है, कार्य का, है ना, जूल है। ठीक है, जूल में नापा जाता है कार्य। अब हमारे 3 फैक्ट ये हैं बच्चा। 3 फैक्ट क्या है कि यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो क्या है, किया गया कार्य धनात्मक होगा, और बल और विस्थापन अगर विपरीत दिशा में हो, ठीक है, यानी कि ऐसे उठा के सिर पे नहीं रखा है सपोज, है ना, ऐसे उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा।
और बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, ऐसी वाली दिशा हो, ठीक है, तो फिर किया गया कार्य शून्य होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल कुली वाला हम लोग ले सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर धनात्मक किया गया कार्य है तो वो किस स्थिति से होगा। देखो, यदि कोई वस्तु किसी बक्से को धक्का देता है, ठीक है, मेरे सामने एक बक्सा रखा है बड़ा सा और मैं उसको धक्का दे रही हूं, तो कह रही बक्सा आगे बढ़ता है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। ऋणात्मक कार्य क्या कहते हैं कि जब कोई वस्तु लुढ़क रही होती है तो घर्षण बल उस दिशा के विपरीत कार्य करता है, जिससे गति धीमी हो जाती है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यानी कि बॉल है, बॉल हमने ऐसे फेंकी है ना सड़क पे, रोड पे, और वो बॉल जो है वो चलती 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो स्लो हो जाएगी, है ना, तो वो स्लो क्यों हो गई, रुकने की कंडीशन में क्यों आ गई, क्योंकि वहां पर एक विपरीत दिशा में घर्षण बल, फ्रिक्शन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, याद करो, फ्रिक्शन, है ना, तो वो कार्य कर रहा है जिससे उसकी गति जो है वो क्या हो गई, धीमी गति हो गई। अब अगर यहाँ पर देखें तो जो घर्षण बल है हमारा, वो जो किया गया, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा यहाँ पे कैसी है, विपरीत है। धनात्मक में हमने क्या पढ़ा कि किया गया कार्य सेम दिशा में हो, ठीक है, उसी दिशा में हो, आगे बढ़ता है उसी दिशा में हो, तो किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अब देखो, किसी व्यक्ति को दीवार धकेलते हुए देखें और वो हिलती नहीं है ना, तो फील क्या होगा कि भाई काम तो हो नहीं रहा है, दीवार तो हिली नहीं, क्योंकि विस्थापन जब होगा तभी तो काम दिखाई देगा, विस्थापन हो नहीं रहा तो फिर किया गया कार्य नहीं दिख रहा, और वो व्यक्ति अचानक से थका हुआ भी फील कर रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति अचानक से थका हुआ भी फील कर रहा है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भाई कोई भी काम हुआ नहीं है ना, क्यों? क्योंकि विस्थापन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है, और 0 का जैसे हमने देखा कि FD है ना, तो हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है और 0 में किसी भी संख्या का इंटू करेंगे तो 0 आएगा, तो किया गया कार्य टोटल क्या हो गया भाई, शून्य हो गया, 0 हो गया। तो सेम चीज इसको समझाने के लिए उन्होंने बोला है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखो, किसी व्यक्ति द्वारा अपने सिर पर भारी बोझ लेकर खड़े रहने को, है ना, कोई कार्य नहीं होता क्योंकि बोझ में कोई विस्थापन नहीं हुआ है। सेम अभी हमने कुली वाला एग्जाम्पल जो लिया वो बिल्कुल लाइन यहाँ पे फिट बैठती है कि अगर कुली अपने सामान को उठाकर अपने सिर पे रख लेगा और बेशक वो चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सामान है वो तो अपनी जगह से नहीं हिला, वो उसी एंगल में है कि जिस एंगल में व्यक्ति था, जिस एंगल में हमने जहां से उठाया उसी एंगल में हमने सिर पे रख लिया, बस इतना फर्क हो गया, बस थोड़ी सी चेंज हो गई स्थिति, ठीक है, लेकिन वो एंगल जो था वो उसी एंगल में है, ठीक है। यानी कि अगर हम दीवार पे धक्का लगा रहे हैं तो दीवार अगर खिसकेगी, जैसे अगर खिसक भी जाए, वैसे तो खिसकती नहीं है, लेकिन अगर खिसक भी जाएगी तो वो क्या होगी, अपनी जगह से आगे बढ़ेगी ना, तो वहां पे एंगल नहीं देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, दीवार को उठा के सिर पे थोड़ी रख लेगा कोई, है ना, सामान के साथ ही वो हो सकता है, तो यहाँ पे कुली वाला एग्जाम्पल लिया हमने। क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। देखिए, पावर की बात आती है तो पावर से भाई क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। देखो, शक्ति क्या है भाई, परिभाषा क्या उसकी हो सकती है, तो जिस पर किया गया कार्य है, कोई भी शक्ति, कोई भी पावर वो चीज है, वो दर है, वो रेट है जिस पर किया गया कार्य जो है वो या फिर ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। मतलब किसी वस्तु पर कोई भी काम किया गया है तो उसकी दर, उसकी रेट को नापने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, हम लोग पावर का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो ये बोला जाता है ना कि अच्छा तुम में ये काम करने का पावर है, शक्ति है, तो हम उसे, जो हमारा काम है उसको कैलकुलेट किस चीज में कर रहे हैं, किस दर में कर रहे हैं, किस रेट में कर रहे हैं, तो हम पावर में कर रहे हैं, ठीक है। अब पावर का हम लोग अगर फॉर्मूला देखें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन T, ठीक है। इकाई यूनिट की बात करते हैं भाई, सिंपल सा यूनिट, SI यूनिट जो है वो वाट है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। शक्ति को नापने के लिए वाट के अलावा हॉर्स पावर HP का भी इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। कई बारी हम लोग क्या देखते हैं, कुछ सेल वगैरह होती है या कोई बैटरी वगैरह होती है, उसकी सामर्थ्य को, पावर को नापने के लिए हम लोग एचपी में उसकी वैल्यू लिखते हैं कि भाई इतने एचपी की बैटरी है ये, ठीक है, इतने एचपी की सेल है ये। तो एचपी क्या है, यहाँ पे हमारा शक्ति का ही एक यूनिट है, पावर का एक यूनिट है एचपी, हॉर्स पावर। फुल फॉर्म क्या है, हॉर्स पावर, ठीक है। अब देखो वैल्यू भी बताई गई है उन्होंने कि एक अश्व शक्ति की लगभग जो वैल्यू होती है वो 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है। अब एनर्जी देखें, एनर्जी की देखो अभी हमने बात की थी कि एनर्जी जो है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो, ये तो ठीक है कि शक्ति को नाप रहे हैं, कि शक्ति की दर मतलब बताएंगे कैसे कि कितनी पावर है हमारे अंदर, तो काम करके ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन उस काम में कितनी एनर्जी आपने खर्च की है ये कैसे बताएंगे, तो ये बताएंगे भाई उसके कार्य करने की क्षमता जो हमारी है कार्य करने की, है ना। जैसे हमसे 10 किलो वेट उठ सकता है और हमसे हो सकता है नेक्स्ट डे हम में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी आ जाए तो हम 20 किलो भी वेट उठा सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी क्षमता को जज कर रहे हैं कि हम कितना वेट उठा सकते हैं। तो यही जो क्षमता है, काम करने की क्षमता, वही हमारी एनर्जी कहलाती है। मुख्य प्रकार से दो प्रकार की है, पहली है गतिज ऊर्जा, दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखो गति के कारण जो उत्पन्न हुई ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा है, और जो स्थिति के कारण संचित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। यहां पर भी ऊर्जा की इकाई भी पूछी जाती है, तो सेम हमारी ऊर्जा की इकाई भी क्या है, जूल है। ऊर्जा की इकाई भी क्या मानी गई है भाई, जूल ही मानी गई है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। तो वो ये बता रही है वर्क एनर्जी थ्योरम कि किसी वस्तु पर किए गए कुल कार्य का परिणाम वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अगर सिंपल सी एक लाइन में आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि वस्तु पर कुल काम जो हो रहा है, वस्तु पर किया गया काम है, उसका जो परिणाम निकला वस्तु की गतिज ऊर्जा है ना, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन के बराबर होती है। वो वैल्यू किसकी वैल्यू, कुल किए गए कार्य की, कार्य की वैल्यू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो ये क्या है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है, क्या कहलाता है ये स्टेटमेंट। आपका आंसर होगा कि मैम वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये क्या है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाता है भाई क्या, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि भाई इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी एनर्जी को ना तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम इसका रूप बदल सकते हैं। बाकी हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया जा सकता, बस उसका रूप चेंज किया जा सकता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। रूपांतरण भी यही है। जब हम बोल रहे हैं कि भाई एनर्जी को हम बदल सकते हैं, तो एनर्जी का जो रूप बदला हमने वही ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के बीच का जो परिवर्तन है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। कोई भी मशीन है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, आप याद करो डायनामो की, है ना। हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, डायनामो की बात करते हैं, बैटरीज की बात करते हैं। तो कोई भी मशीन जो है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देती है। जैसे हम सेल की बात करें तो वो भी सेम चीज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है कि जो एम्पियर है वो किस भौतिक राशि की मापने की इकाई है, तो भाई करंट को, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है, तो आंसर इज टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, टेस्ला। दूसरा क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, ठीक है, किसके बराबर होता है, तो आंसर है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 है, ये मीटर के बराबर होता है, ठीक है। रडार से क्वेश्चन बन जाता है कि रडार का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि रडार का रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तु की स्थिति और गति का पता लगाया जाता है। वॉशिंग मशीन हमारे किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वॉशिंग मशीन जो है वो
अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा और डीपली जाएंगे, है ना, बहुत अच्छे से इसको मैं डिस्क्राइब करने वाली हूं। तो हम इससे रिलेटेड पहले तो ये वाला फोर्स पढ़ेंगे और फिर इसकी जस्ट अपोजिट ये जो फोर्स है, इसके अलावा हम लोग एक और फोर्स पढ़ेंगे जिसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। तो ये जो है इसकी इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक और फोर्स जो मैं बता रही हूं अपकेंद्रीय बल, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, तो हम दोनों फोर्स पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले, सॉरी, अभिकेंद्री को सेंट्रीपीटल और उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपीटल फोर्स हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल क्या कह रहा है, देखो, अगर उदाहरण हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं, चलो, है ना, उदाहरण हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखो कि हाँ, ये सब जगह उदाहरण ही है, चलो मैं वैसे ही समझा देती हूं। अगर हम लोग, क्या होता है कि किसी भी गोलाकार पथ की बात करें, ये देखिए, किसी भी गोलाकार पथ की बात करें, है ना, इसमें, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसे सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स काम करता है जिसे सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अभिकेंद्रीय बल के उदाहरणों में सबसे बड़ा उदाहरण जो वो है वो क्या है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कैसे? जिसके कारण ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, यानी जो सन है उसके पास एक ऐसा फोर्स काम करता है जिसके कारण जितने भी ग्रह हैं उसकी सब परिक्रमा करते हैं। ये जो ग्रह हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही कार के टायरों और सड़क के बीच में एक घर्षण काम करता है जो कार को मोड़ने में मदद करता है। किसी धागे में बंधी गेंद को घुमाते समय धागे में उत्पन्न तनाव, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। रोलर कोस्टर का लूप, रोलर कोस्टर क्या होता है पता है किसी को? सबको पता होना चाहिए। रोलर कोस्टर क्या होता है कि जैसे वो वाले झूले होते हैं ना कि सीट बेल्ट ऐसे बांध दी और फिर ऐसे वाले, ऐसे, है ना, ऐसे वाले। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लिया है, देखो मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये रोलर कोस्टर है, यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं और फिर ये जस्ट उल्टा हो जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये उल्टा हो जाता है, फिर ऐसे 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 जाता है ना। ये देखो यहाँ पे उल्टे हो गए लोग सीट पे बैठे हुए, लेकिन गिरे नहीं है। यहाँ पे देखो ये सारी सीट्स हैं, ठीक है, इनमें बंधे हुए लोग हैं लेकिन गिर नहीं रहे हैं कोई भी। देखो रोलर कोस्टर, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है। फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते फिर दोबारा में फिर ऐसे आ जाएंगे और फिर देखो पीछे की साइड भी एक और ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं जो सीट्स में बैठे हुए हैं वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये पूरी सीट्स है सारी। ठीक है, ये गिर नहीं रहे हैं, लोग उल्टे हो जा रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया है किसका? ये माना गया है सेंट्रीपीटल फोर्स का। ठीक है, वापस से आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। यहाँ देखिए क्या है, दैनिक जीवन के अगर उदाहरणों की अगर हम बात करें, है ना, तो देखो समान इस पे लूप पर भी हमारा सेम चीज होती है, सेंट्रीपीटल फोर्स काम करता है। सूर्य के ग्रह की चारों ओर की गति, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? सेंट्रीपीटल फोर्स का। ग्रहों को सूर्य के चारों ओर उनकी कक्षाओं में बनाए रखने वाला विकेंद्रीय बल सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है या होता है। तो कह रहे हैं सूर्य, अगर हम लोग ग्रहों की बात करें तो भी वहां पे कौन सा बल काम कर रहा है? वहां पे गुरुत्वाकर्षण। किसका? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल काम कर रहा है। अगर मोड़ पर कार का चलना, मोड़ पर कार कैसे चलती? जब कार किसी मोड़ पर मुड़ती है तो सड़क और टायरों के बीच में, सड़क और टायरों के बीच में एक घर्षण बल काम करता है, वह प्रदान करता है जो कार को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है। कार ऐसी 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 घूम रही है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर, तो इस तरीके से बीच की तरफ एक फोर्स काम करेगा जो कि हमें ऐसे गोलाकार, क्योंकि देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसी जानी चाहिए, है ना, ऐसी 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 ऐसी, लेकिन ये जा कैसी रही है? ऐसी ऐसी ऐसी, जा तो ऐसी रही है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा एक फोर्स काम कर रहा है? तो आंसर इज सेंट्रीपीटल फोर्स काम कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, कह रहे हैं कि धागे से बंधी गेंद को घुमाएं। अगर एक बॉल में धागा बांध लें हम और फिर हम उसको ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घुमाएं, तो क्या होगा कि सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिससे बॉल जो है वो गोलाकार वृत्ताकार एक पथ में घूमेगा, मतलब
कहीं बाहर नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी यहाँ पे अगर सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स ही बोलेंगे। ठीक है, खींचता है, उसे घूमने रहने देता है। देखो, गेंद को केंद्र की तरफ खींचता है, एक बल काम करता है वहां पे। कौन सा बल काम कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, जो कि केंद्र को अपनी ओर खींचता है, और गोल वृत्ताकार पथ पर ही बॉल जो है वो घूमती रहती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके? अभिकेंद्रीय बल के, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, रोलर कोस्टर से क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान रखिएगा कि रोलर कोस्टर जो है वो किस वहां पे जो फोर्स काम करता है वो किस प्रकार का फोर्स होता है। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी वाले देखेंगे अभिकेंद्रीय बल। अभी का मतलब है तरफ, ठीक है, और केंद्र का मतलब है सेंटर। केंद्र का क्या मतलब है? सेंटर। तो याद रखिए, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। आगे आइए, देखिए रोलर कोस्टर, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं? यात्री को केंद्र की ओर धकेलता हुआ सामान्य बल से अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, जिससे यात्री नीचे नहीं गिरता। ठीक है, और उदाहरण क्या हो सकते हैं? अंतरिक्ष यान की कक्षा हो सकती है इसका उदाहरण। कपड़ा सुखाने की मशीन भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है। मीरा गो राउंड झूला, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो पार्क में जैसे झूले लगे होते हैं, तो एक झूला इस प्रकार का होता है, देखिए ये वाला, देखा है सबने? कोई भी किसी गार्डन वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे, इसको बोलते हैं मीरा गो राउंड झूला, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, इसको पकड़ के, ये जो हैंडल दिख रहा है, बच्चे यहाँ पे पकड़ के इसको और इसको, हैंडल को पकड़ के खड़े हो जाएंगे इसके बीच में, इसके बीच में, यहाँ पर बीच में, है ना। और फिर ये क्या काम करेगा? ये जो प्लेट दिख रही है नीचे जमीन से थोड़ा सा इससे जुड़ी होती है, तो यहाँ पे एक वो होता है, मतलब एक कनेक्शन, है ना, किसी चीज का, प्लेट वगैरह या कील वगैरह कुछ भी मान लो, और फिर ये राउंड 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 जो है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। बच्चे इस पर खड़े हो जाते हैं ये वाली स्लाइड्स पकड़कर, और गोल 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 घूमते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं बच्चे इस झूले के माध्यम से, तो ये बाहर क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो इसमें भी सेम हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, जिससे जो बच्चे हैं और जो झूला है वो अपना बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, दोबारा अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो सेम चीज है, मीरा गो राउंड झूला जो है, उससे भी क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से बल यहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो झूला है और जो बच्चे हैं बाहर की तरफ नहीं गिर रहे हैं। तो आंसर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम चीज कपड़ा सुखाने की मशीन का भी है कि जिससे पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। जब अब ड्रायर, जो वॉशिंग मशीन होती है, उसका जो ड्रायर वाला पार्ट है, मैं धुलने वाले मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, जो धोने वाला पार्ट है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो ड्रायर वाला पार्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ड्रायर वाले पार्ट में जैसे ही ढक्कन उठाकर आप कपड़े डालेंगे तो क्या होगा? जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वो कपड़े जो हैं वो ऐसे ऐसे से गोल 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 घूमने लगेंगे, और गोल 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 जैसे घूमेंगे तो वो अंदर की तरफ क्या होगा? उनका सबका पास में इकट्ठे होकर उनका पानी जो है वो सूख जाएगा, मतलब निचोड़ जाएगा, और वो अपना पानी एक वायर के थ्रू बाहर निकल जाएगा और वो कपड़े जो है वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। तो हर चीज का दैनिक उपयोग में होने वाली चीजों के एग्जाम्पल्स आप ध्यान में ही रखिए। ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत इजीली, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अपकेंद्री क्या है? अभी जो हमने बल पढ़ा वो मैंने आपको बताया कि सेंटर की तरफ काम कर रहा था, है ना। अभी जो हमने पढ़ा उससे पहले वो मैंने बताया आपको कि सेंटर की तरफ काम कर रहा था। ये वाला जस्ट अपोजिट है, सेंटर से बाहर की तरफ काम करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये सेंटर से बाहर की तरफ काम करेगा। देखो क्या बोल रहा है कि ये पानी एक वास्तविक भौतिक बल नहीं है, यानी एक वास्तविक भौतिक बल नहीं है, बल्कि घूर्णन प्रणाली के में गति के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभास है। ठीक है, इसकी दिशा हमेशा घूर्णन केंद्र के बाहर की ओर होती है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, है ना, किसी भी वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की विपरीत प्रतिक्रिया को ही रूप में होता है जो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर बनाए
रखता है। अभी हमने जो बात करी थी, जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे ये वाली बात कैसे फॉलो हो रही है यहाँ पे, तो ये वाली बात ऐसे फॉलो हो रही है, उन्होंने हमें बताया कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी कि तो उसके अपोजिट में भी तो एक फोर्स काम करेगा, है ना, यानी कि बैलेंस बनाए रखने के लिए, ना बंदा इधर जा पाए, सेंटर से बाहर जा पाए, और ना ही सेंटर से पूरी तरह सेंटर पे आ पाए। तो दोनों को ही मेंटेन बैलेंस करने के लिए दोनों ही बल काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं जिससे अगर हमने वो वाला ये वाला बल पढ़ा तो भी हम एक वृत्ताकार पथ के लिए ही पढ़ रहे थे कि हमारा बैलेंस बना रहे, हम गिरे नहीं। और जब हम ये वाला पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, तो भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एक सर्कुलर मोशन में मोशन चलता रहे, हम इधर उधर गिरे ना। तो सेम चीज है, देखो अभिकेंद्रीय बल जो है वो वास्तविक होता है, बल्कि जबकि अपकेंद्रीय बल जो है वो आभासी होता है, इमेजिनरी है ना, ऐसा होता नहीं है। तो वो कह रहे दिशा अगर बात करें तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर निर्देशित होती है, और जबकि अपकेंद्रीय बल की दिशा जो है वो केंद्र से बाहर की ओर निर्देश। अभी मैंने बताया, देखो ये हमारे सेंटर है, इसकी तरफ आ रहे हैं तो अपकेंद्रीय बल की बात हो रही है। ये हमारा सेंटर है, इससे हम लोग बाहर की तरफ वर्क कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स हमारा काम कर रहा है, तो ये वाला जो है वो अभी केंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल है, ठीक है। बाहर की तरफ जो है वो अपकेंद्रीय बल है, और अंदर की तरफ दिशा में बल की केंद्र है, सेंटर की ओर है, तो वो वाला हमारा अभिकेंद्रीय है। यानी सेंट्री फ्यूगल ये वाला है और सेंट्रीपिटल ये वाला, ठीक है। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। कि देखो अगर मोड़ पर, है ना, आप बहुत तेज, आप किसी कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप कार में बैठे हुए हैं, ये कार है आपकी, हम लोग कार चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी सीट है, ड्राइविंग सीट दो है ना, यहाँ पे ड्राइवर है और यहाँ पे बगल वाली सीट पे हम बैठे हुए हैं। तो जैसे ही ये वाली कार सर्कुलर मोशन में चलेगी, तो जो साइड में बैठा हुआ बंदा है, अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, एकदम से मोड़ आएगा और हम ऐसे मोड़ेंगे, तो साइड वाले बंदे को क्या लगेगा कि जब हम, देखो अगर हम ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे मोड़ेंगे, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हम क्या हो रहे हैं, इस तरफ झुक रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो उसको क्या होगा कि वो ऐसा लगेगा कि सीट के खिड़की की तरफ, मतलब नीचे की तरफ वो झुक रहा है, यानी गिरने वाला है। गिरते नहीं है लेकिन गिरने वाला है। तो सेम चीज है, जब आप तेज गति से चलने वाली कार में यात्रा करते हैं और चालक अचानक मोड़ लेता है, तो आपको फील होता है, आपको ये महसूस होता है कि कार के दरवाजे की तरफ बाहर की ओर आपको धकेला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा कि आपको ऐसा फील होता है? क्योंकि वहां पर एक अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है, ठीक है, वहां पर एक अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। वैसी वॉशिंग मशीन, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बात करी थी तो हमने सुखाने वाली मशीन की बात करी थी। यहाँ पे सुखाने वाली मशीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कपड़े धुलने वाली ड्रायर के दूसरे तरफ हिस्से की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, जब वो मशीन चलती है तो वो ड्रम जो, मतलब जो एरिया है वॉशिंग मशीन का, वो किनारे की तरफ कपड़ों को धकेलता है ना, जिससे कपड़े जो पानी से वो अलग हो जाते हैं, पानी के साथ वो फिर वेव की तरह घूमते रहते हैं। दूध से क्रीम निकालना, ठीक है, जैसे हम लोग कई बार मक्खन निकालने का जो प्रोसीजर होता है ना, ऐसे ऐसे मथनी से मक्खन निकालते हैं, दही को जब मथते हैं, तो वो जो मक्खन वाला प्रोसेस है, मक्खन निकालने वाला प्रोसेस है, वो दूध को तेजी से घुमाने वाली मशीन, उस पर कौन सा फोर्स काम करता है? आंसर इज अपकेंद्रीय बल काम करता है ना। आपने देखा होगा कई बारी मम्मी और दादियां जो है वो घरों में मक्खन निकालने का काम करती जब है, तो मशीन से ऐसे ऐसे जब करते हैं तो वो जो एरिया है उसके आसपास, मतलब जैसे हमने कोई भी पतीला लिया हुआ है या भगोनी ली हुई है, तो उसमें क्या होगा कि आसपास के एरिया में वो जो मक्खन है, वो क्रीम जो है वो जमा होती चली जाएगी, है ना। यानी कि सेंटर पर एक फोर्स काम कर रहा है जो चीजों को कहाँ धकेल रहा है? किनारों की तरफ धकेल रहा है ना, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है। कोई भी भाई ऐसा बर्तन तो होता नहीं है कि बाल्टी भी लोगे तो भी गोल होगी, पतीला लोगे तो भी गोल होगा, है ना, हर चीज गोल ही होती है, कोई भी चौकोर बर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं कि क्रीम जो है वो केंद्र से दूर की तरफ, परिधि की तरफ एकत्रित होती चली जाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। बाल्टी से पानी का ना गिरना, अब बाल्टी है, बाल्टी को जैसे हमने पानी से भरी हुई बाल्टी है और वो हमने उठाई और बाल्टी को हमने चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा दिया,
तो पानी गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब सर्कुलर मोशन में हम उसे घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो क्या कर रहा है, जो बाल्टी की तली है उसकी तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो पानी है वो नीचे गिरेगा नहीं। किस तरफ फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, ये देखो, उस बाल्टी के तल की ओर एक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो वो फोर्स तल की तरफ काम करता है, जिससे बाल्टी झुकने पर भी पानी गिरता नहीं। आप करके देख लेना, बाल्टी क्यों, एक छोटा सा लोटा या फिर गिलास में भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। ऐसे ऐसे उसको गोल 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 पानी भर के, या लोटे को किसी को भी घुमाओगे, आप उसकी तली की तरफ जो लोटा है या पानी जो भी है बाल्टी है, उसमें क्या होगा कि तली की तरफ एक फोर्स काम करेगा, जिसे अपकेंद्रीय बल कहेंगे, जिससे पानी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हमारे फोर्सेस थे। इनसे भी एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है ना। इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, देन कोई डाउट हो तो नेक्स्ट डाउट सेशन रखेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।